बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जी बिहार झारखंड पर लगातार आप बने हुए हैं ई विमर्श के साथ। मैं रविंद्र सिंह और अब जो शख्सियत, जो राजनेता, जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो ऐसे ऐसे घोटाले सामने लेकर आते हैं जो न सिर्फ सत्ता पक्ष की नींदें उड़ा देती है बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा बखूबी होती है और कई दिनों तक होती है। और वो जब सरकार में होते हैं तो सरकार में शामिल होने के तौर पर वो काम तो करते ही हैं बल्कि बीच बीच में ऐसे धमाके भी वो करते हैं जो कहीं ना कहीं उस वक्त के विपक्ष को, जो सरकार में नहीं है, उसको कटघरे में खड़ा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी श्री सुशील मोदी जी की। बहुत बहुत स्वागत सुशील मोदी जी आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही कि सर आपके पास बिहार के खजाने की चाबी भी है। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जिसके आप अध्यक्ष भी हैं। जी। इस बैठक में आपने खुलकर साफगोई से बात कही कि 76% जो कि जीएसटी के रूप में केंद्र से हर सरकार को मिलता है राज्य की, वो जो नहीं आ पा रहा है उस वजह से स्थिति ठीक नहीं है। अगर यही रही स्थिति तो आगे नौबत यह आ जाएगी कि आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में जानना चाहूंगा सर, वित्तीय स्थिति ठीक है क्या बिहार की? खजाना खाली तो नहीं हो गया? नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि मैं जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन नहीं हूं बल्कि उसकी जो कई उप समितियां हैं उसका मैं कन्वेनर के नाते काम करता हूं। देखिए, ये जो कोरोना है इसने केवल राज्यों की ही वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं किया बल्कि केंद्र की भी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया है। वो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, कॉरपोरेट टैक्स हो, राज्यों का जीएसटी हो, तो केंद्र राज्य दोनों समान रूप से प्रभावित हुए हैं और बिहार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि हम लोगों का जो अपना रेवेन्यू, जो राजस्व है, उसका 70% से ज्यादा हमको केंद्र से प्राप्त होता है। बहुत सारे राज्य हैं जिनका अपना रेवेन्यू ज्यादा है। हम पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हैं और अगर केंद्र का राजस्व संग्रह कम होगा तो हमको भी हिस्सा कम मिलेगा। लेकिन देखिए, फिर भी हम लोगों ने स्थिति को संभाल के रखा है और मैं ये बता दूं कि केरल से लेकर केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र, ऐसे आधे दर्जन राज्य हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती कर दिया है, पेंशन देने से हाथ खड़ा कर दिया है। लेकिन बिहार देश का वह राज्य है जिसने अभी तक एक पैसा भी हमने डिफॉल्ट नहीं किया है और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन और पेंशन, उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बिहार देश का पहला राज्य की तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक हैं, जो लोग कोरोना काल का मुकाबला करते रहे, उनको 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने का हम लोगों ने केवल ऐलान नहीं किया बल्कि हम लोगों ने 350 करोड़ रुपया बजट से निकाल कर उनको दे दिया। तो कठिनाई है और मुझे पता नहीं बाकी राज्यों में कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनको मदद मिलती कि नहीं मिलती है। हम 4 लाख रुपया प्रत्येक कोरोना से जो मृतक परिवार हैं उनको मदद देने का काम कर रहे हैं। यदि घोर संकट है, बहुत परेशानियां हैं क्योंकि सारी चीज़ों, गाड़ियों की बिक्री घट गई, जो एक्साइज थी उसकी बिक्री, तेल और पेट्रोल और डीजल की बिक्री में कमी आ गई। हाँ। लेकिन उसके बावजूद हम लोग और वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रण में रखे हुए हैं और हमारा ये प्रयास होगा कि हम कोई संकट न आने दें। हम और ज़्यादा कर्ज लेंगे, जो कर्ज की हमारी सीमा है वो हम कर्ज लेंगे। तो इसलिए चिंता की विषय जरूर है लेकिन अभी तक हम लोग चीजों को नियंत्रण में रखे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी, 4-6 महीने से ये कोरोना संकट आ रहा है जी। आप ही के पार्टी के सांसद जो कि इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि जो 1.25 लाख करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी वो पैसा आ चुका है। तो अगर वो पैसा आ गया है तो फिर ये संकट का सामना क्यों कर रहे हैं? फिर इतनी बड़ी रकम अगर आ चुकी है तो फिर दिक्कत क्यों है? नहीं, देखिए दोनों दो अलग अलग चीजें। जो पैसा है वो कोई राज्य सरकार को नहीं मिलता है। अब जैसे हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं,
54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवेज और ब्रिजेस बन रहे हैं। वो तो सीधे ठेकेदार को पेमेंट होता है, बिहार सरकार को पैसा नहीं आता है। वो सीधे आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास ने उद्घाटन किया है। गैस पाइपलाइन, बॉटलिंग प्लांट, तो वो पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता है, वो सीधे जो केंद्र की सरकार कंसर्न एजेंसीज को पैसा पेमेंट करती है। तो इसलिए वो एक अलग चीज है, उसका इस वित्तीय संकट से संबंध नहीं। हाँ, कल केंद्र को दिक्कत हो सकती है, केंद्र के रेवेन्यू कलेक्शन में जो कमी आ रही है उसके कारण इस तरह की योजनाओं में कुछ कटौती हो सकती है, विलंब हो सकता है। तो इसलिए देखिए, केंद्र राज्य के, जब अमेरिका परेशान है, दुनिया के सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो गई, तो बिहार हो या हिंदुस्तान हो, सभी राज्य बुरी तरह से प्रभावित हैं। आखिर राज्यों की आमदनी का जरिया क्या है? टैक्स है। अगर गाड़ियों की बिक्री घट गई तो टैक्स घट जाएगा, चाहे केंद्र हो या राज्य का। जीएसटी क्या है? जब सामानों की बिक्री होती है तो जीएसटी मिलता है। सामानों की बिक्री घट गई, उद्योगों के अंदर जो उत्पादन था वो घट गया। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें प्रगति हो रही है। यानी पिछले 2 महीनों से आप देखेंगे तो सभी पूरे देश के अंदर जो राजस्व का शॉर्टफॉल था, जो कमी थी, हाँ, वो धीरे धीरे वो कमी कम होती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2 महीने के बाद पिछले साल जितना राजस्व संग्रह हुआ था उतना करने में राज्य सफल हो जाएंगे। सर, मैं खुद एक मैनेजमेंट का छात्र रहा हूं, मैं खुद कॉमर्स का छात्र रहा हूं, लेकिन आपकी जितनी समझ और तजुर्बा मेरा नहीं है। लेकिन जो मेरे को समझ में चीज आती है, मरहूम स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जब इस ड्रीम जीएसटी को लेकर आए थे, साफ तौर पर यह कहा था कि भाई जीएसटी आने की वजह से राज्य सरकारों को जो नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की भरपाई, उस जो गैप होगा उसकी भरपाई केंद्र वहन करेगा, केंद्र देगा। अब फिर हम ये कैसे तर्क दे सकते हैं कि केंद्र भी इस वक्त खराब स्थिति में है, उसकी भी रेवेन्यू में कमी आई है? केंद्र के पास तो सर केंद्र के पास तो बड़ा खजाना है ना सर, उनके पास बड़ा रिजर्व है। वो क्यों इस संकट के समय में राज्यों को लाचार छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए आप आरबीआई से उधार ले लीजिए? नहीं, मैं आपकी बात को मैं उसको सुधार कर दूं। कभी भी अरुण जेटली ने ये नहीं कहा और नहीं कहीं कानून में यह प्रावधान है कि केंद्र की सरकार देगी। उसमें लॉ ये बना हुआ है कि कॉम्पनसेशन सेस है, क्षतिपूर्ति फंड है, और 5 चीजों पर जो सेस लगता है, कोयला, पान मसाला, सिगरेट यानी तंबाकू, गाड़ियां, इन चीजों पर जो सेस लगता है वह सेस एक अलग फंड में इकट्ठा होता है जो क्षतिपूर्ति कोष के नाम से जाना जाता है। और जो राज्यों के राजस्व में जो कमी आएगी 14% से कम होगा, तो भारत सरकार को खजाने से नहीं देना है। ये जो क्षतिपूर्ति कोष है, कॉम्पनसेशन सेस फंड है, उससे उसकी पूर्ति किया जाना है। और उसमें यह भी सहमति बनी कि अगर इस कोष में अगर कमी आ जाए तो जीएसटी काउंसिल कर्ज लेने के बारे में विचार कर सकती है। और केंद्र ने कह दिया कि राज्यों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार आरबीआई से बातचीत करके उस कर्ज की व्यवस्था करा रही है, इसलिए किसी राज्य को दरवाजे पर भटकने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने आरबीआई से बातचीत कर एक विंडो ओपन किया है, जिस विंडो के द्वारा हम कम ब्याज दर पर आरबीआई हमारे लिए और मार्केट बोरोइंग की व्यवस्था करेगा। तो इसलिए देखिए, ये एक ऐसा विषय है, इसलिए कभी किसी राज्य ने ये नहीं कहा कि केंद्र को देना है। वो ये करें कि कर्ज हम नहीं लेंगे, केंद्र ले। अरे भी कोई कर्ज ले, कर्ज की जो रीपेमेंट है वो किसी को खजाने से नहीं करना है, ना राज्य को करना है ना केंद्र को, वो करना है कॉम्पनसेशन सेस फंड जो है, उससे उसकी भरपाई होगी, उसकी प्रतिपूर्ति होगी। और भारत सरकार कह रही है कि हमने इस साल हमको 7.5 लाख करोड़ का ऋण लेना था, वो बढ़कर हमने 12.5 लाख करोड़, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% से बढ़कर 7% होने जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप अगर लेंगे तो ब्याज की दर नहीं बढ़ेगी। और मैं केंद्र की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। जब केंद्र आपके लिए और ऋण की व्यवस्था कर रहा है, आपको वो ऋण वापस आपको अपने खजाने से नहीं करना है, तो ये देखिए इसमें राजनीति हो रही है। कुछ राज्य जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो
वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उचित नहीं। अगर वैट होता, आप जीएसटी छोड़ दीजिए, अगर वैट होता तो क्या होता, कहां से क्षतिपूर्ति होती? तो इसलिए यह केंद्र और राज्य के बीच का मामला नहीं है, ये दोनों को मिलकर समाधान करना है। और ये ध्यान रखना है कि राज्यों का राजस्व अगर प्रभावित हुआ है तो केंद्र का राजस्व हमसे भी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो दोनों को मिलकर बैठकर रास्ता निकालना है। एक रास्ता निकाला गया, लेकिन कुछ राज्य हैं जो उसको एक अनावश्यक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है सर, डबल इंजन की सरकार जब जाएगी रेलगाड़ी लेकर जी जनता के पास वोट मांगने के लिए, तो क्या बताया जाएगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए कि आप हमें वोट दें? देखिए, मैं तो चुनौती देता हूं कि विपक्ष बताए कि किस मुद्दे पर वो वोट मांगेंगे। भाई, हर चुनाव में, राज्य के चुनाव में बिजली, सड़क, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो विपक्ष की हिम्मत है कि बिहार के अंदर बिजली को मुद्दा बनाए। हम लोगों ने घर घर तक, गांव छोड़ दीजिए, टोला छोड़ दीजिए, बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। और शहरों में 24 घंटे बिजली है और गांव के अंदर 18 से 20 घंटे बिजली है। आज बिजली बिहार के अंदर चुनाव का मुद्दा नहीं है। आज बिहार में सड़क मुद्दा नहीं है। सड़कों का इतना जाल बिछा दिया और बिहार देश का पहला राज्य होगा जो गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहा है। 90% जुड़ चुके हैं और बचे हुए जो 10% गांव हैं वो 3 महीने में जुड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, तो गांव की जो गली और नली है, कोई राज्य सरकार गांव की गली नली नहीं बनाता है, लेकिन हम गांव की नली और गली भी बना रहे हैं। इसलिए विपक्ष सड़क को मुद्दा नहीं बना पा रहा है। पीने का पानी, प्रधानमंत्री जी ने भी 4 दिन पहले अपने भाषण में उल्लेख किया, घर पर पाइप से पानी पहुंचा रहे हैं। लोग पहले कुएं पर जाते थे, फिर चापाकल पर जाने लगे। बिहार में 72% घरों तक हम पाइप वाटर सप्लाई पहुंचा चुके हैं और काम चालू है। 3-4 महीना और लगेगा। बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जहां 100% पाइप वाटर सप्लाई होगा। अच्छा। तो मैं तो चुनौती देता हूं कि बिजली को बनाए मुद्दा, सड़क को बनाए मुद्दा, वो बनाए पानी को। और ये प्रवासी मजदूर, हिम्मत है तो बनाए प्रवासी मजदूरों को मुद्दा। अरे भाई, जो प्रवासी मजदूर बिहार आए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुफ्त ट्रेन से 20 लाख लोगों को बिना किराया लिए घर पहुंचा दिया। और उन प्रवासी मजदूरों को जितनी मदद की है, और आज बिहार में एक भी गरीब नहीं होगा जिसके पॉकेट में 3 से 4 हजार रुपया नगद केंद्र राज्य ने मिलकर नहीं पहुंचाया होगा। और इतना ही नहीं, हर गरीब को और 40 किलो अनाज मुफ्त में केंद्र की सरकार ने दिया है। तो इतनी बड़ी मदद किया हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों की। तो प्रवासी मजदूर बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। आप बात करेंगे कोरोना की, तो बेड खाली पड़े हैं बिहार के अंदर। आप चले जाइए एम्स में, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में या किसी भी अस्पताल के अंदर मरीज नहीं है। यानी 100 बेड है तो 20 मरीज हैं और 80 मरीज जो हैं और बेड खाली पड़ा हुआ है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आगे ये संकट और नहीं आ सकता, ये मैंने ये दावा नहीं कर रहा हूँ। देखिए, दिल्ली में घट गया था, फिर बढ़कर 4000 हो गया। लेकिन हम लोगों ने शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी जुलाई महीने में, लेकिन हम लोगों ने उसका मजबूती से मुकाबला किया। और आज उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ने बताया कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर विकास को लेकर बात ज्यादा क्यों नहीं दिखाई देती? आप विपक्ष पर हमला करते हैं, निजी हमला करते हैं तमाम तरह से, फिर 15 साल बनाम 15 साल का वो डर और खौफ क्यों दिखाया जाता है जनता को? आप ये बताइए कि आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ ये, जिस आधार पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार एक बार फिर से बनी थी, वो आधार रखा गया था कि उप मुख्यमंत्री तत्कालीन तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों ने उनकी जांच की। मुझे आज का अपडेट और स्टेटस बताइए आप बिहार की जनता को कि वो जो आरोप लगे थे वो कितने सच साबित हो गए, क्या कहां तक कार्रवाई पहुंची है जो आरोप लगाए गए थे? क्योंकि आपको जवाब देना होगा जनता को कि ये राजनीतिक आरोप नहीं थे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की नहीं है। ये लड़ाई 45 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। श्री बाबू की मृत्यु हुई 1961 में। जो थोड़ा बहुत बिहार में विकास हुआ वो आज़ादी के पहले 15 साल में हुआ। और 61 से लेकर 2005 में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए रविंद्रन जी,
कि 50 साल में बिहार में एक मेडिकल कॉलेज खुला, 50 साल में, 15 साल तो छोड़ दीजिए, 50 साल में एक मेडिकल कॉलेज खुला, और हम लोगों ने 15 साल में 5 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ कर दी, और 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चल रहा है। आजादी के 54 साल के अंदर बिहार में केवल 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले सरकारी, और 15 साल में 38 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हम लोगों ने। मैं 1 घंटा आपको बता सकता हूं कि इसलिए ये लड़ाई 15 बनाम 15 की नहीं है, ये लड़ाई 45 साल 61 से लेकर 2005 के बीच जो विकास हुआ है, और हम लोगों ने जो विकास किया। और अब देखिए, हम तो इसी मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो आपकी जानकारी के लिए जो IRCTC घोटाला है, उसमें तेजस्वी यादव और लालू यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ट्रायल शुरू होने वाला था, लेकिन तब तक कोरोना काल प्रारंभ हो गया, इसलिए देश भर के कोर्ट्स के अंदर और काम बाधित हो गया। अभी तक की 70 से ज्यादा संपत्ति को इनकम टैक्स और ईडी ने जब्त कर लिया है, और उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आप मुझे बताते तो मैं 1 घंटा कार्यक्रम आप रखिए, मैं एक एक संपत्ति की क्या स्थिति में आपको बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल चल रहे हैं। ये तो ये अब चुनाव है, तो बातें आपसे लगातार होती रहेंगी, आप चुनाव प्रचार में रहेंगे तब भी बात होगी। हाँ, बोलिए। 15 साल की मैंने कर लिया कंप्लीट। मैंने बताया कि 15 साल से सरकार दिल्ली और पटना की जो संपत्ति है, हाँ, वो जब्त की जा चुकी है ईडी और बाकी के द्वारा, और उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी कंफर्म कर दिया है। इससे ज्यादा कार्रवाई और क्या चाहिए आपको कि इतनी कार्रवाई जो सेंट्रल एजेंसीज कोर्ट दोषी ठहरा दे, कोर्ट दोषी ठहरा दे, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। जो आप तमाम तरीके से सबूत और साक्ष्य की बात कर रहे हैं, कोर्ट दोषी ठहरा। जी, असल मुद्दा यही है। अरे भाई, उनके तो राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रन जी, हाँ जी, ये राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं वो किस लिए जेल में है? हम ही लोगों ने जो खुलासा किया, उसी खुलासे में जो जांच हुई, उसमें सजा याफ्ता नहीं। अभी आपने कहा ना कि क्या है, सजा याफ्ता है और जेल में बंदा 2.5 साल। तेजस्वी यादव की वैसे बात आंदोलन करके जेल थोड़ी गए हैं जी, मैं तेजस्वी कोर्ट ने सजा दी है। अरे भाई, वही तो मैंने कहा आपका, तो उन पर चार्जशीट फाइल हो गई है, और कभी भी ट्रायल जैसी कोर्ट नॉर्मल चलेगा। IRCTC घोटाले में तेजस्वी यादव पर ट्रायल जो है कभी भी प्रारंभ हो सकता है। ये बताइए सर मेरे को कि आपको नहीं लगता कि 15 साल से आप सरकार में हैं, ठीक है, लड़ाई 15 साल बनाम 45 साल है, लेकिन आज की जनता और खासतौर पर बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत सजग और समझी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ेगा क्या? और क्योंकि कहा विपक्ष की तरफ से भी यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का जलवा थोड़ा थोड़ा जा रहा है, उनका जादू थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 15 के चुनाव में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस एक साथ थे, यूपीए था, तो यूपीए का चेहरा थे नीतीश कुमार, और 70-71 सीट जीत कर आए। वो हमारे साथ आ गए, तो वो कमजोर हुए कि हम कमजोर हुए? भाई, जो 3 घटक दल थे, उसका जो मुख्य चेहरा था, जिसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा, वही नीतीश कुमार आज आरजेडी के साथ नहीं है, यूपीए में नहीं है, वो हमारे साथ है। तो हम मजबूत हुए कि वो मजबूत हुए? और दूसरी एक बात देखिए, ध्यान रखिए कि बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन जब मिलकर चुनाव लड़ा है, वो आप अगर देखेंगे 2005 से, तो यूपी और एनडीए के वोट शेयर में 12% से ज्यादा का अंतर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो अगर 1-2% का वोट शेयर का अंतर हो तो सरकार बनती और बिगड़ जाती है। बिल्कुल, यहाँ तो 12-13% का अंतर है वोट शेयर के अंदर। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है सर, उसमें 23% मत हम लोगों को ज्यादा मिला, तो इसलिए। और अब तो रामविलास जी की पार्टी भी हमारे साथ है। आपने कहा रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि वो आपके साथ हैं, क्योंकि जेडीयू यही कहती है कि वो तो बीजेपी के सहयोगी है। एलजेपी की तरफ से ये बात आ रही है सामने कि हम तो 153 सीटों पर, 143-153 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका आज का आपने समाचार पत्र नहीं देखा कि जो बयान आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। देखिए, पूरा विश्वास रखिए कि आगे आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम एक साथ हैं, एकजुट है।
अलायंस है, कभी कभार किसी मुद्दे पर थोड़ा तफरका डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन तीनों दलों के लोग बहुत सक्षम लोग हैं, बहुत क्षमतावान लोग हैं और मिल बैठकर सारी चीजों का समाधान कर लेंगे। मैं इसलिए कोट आप नहीं परेशान करूंगा, मत मैं होइए। कोट नहीं करूंगा कहां पे बीजेपी, मैंने ये जेडीयू, इंटरव्यू सुना। लोजपा मैंने चिराग पासवान एकजुट जी का है। एक इंटरव्यू नहीं, सुना। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, नहीं है, मुझे सर। लग रहा है कि आप पुरानी बात कर रहे हैं ना। आपने जो इंटरव्यू सुना, अरे भाई उन्होंने कहा, आप ठीक है, मेरी आप बात ही नहीं परेशान सुन हो रहे हैं, ये पुरानी आप बात मुझे लग रहा है आप बता परेशान हो रहे हैं आप सवाल सुनने अपडेट से नहीं पहले। है। चिराग पासवान ने कहा नहीं, कि मुख्यमंत्री नहीं, से मैं मेरी बात आपकी नहीं बात- हुई, नहीं, वो मेरी नहीं, उनसे इसलिए बात आप नहीं हो परेशान हो रहे हैं पाती। ना। आपकी बात होती है उनसे? अरे चिराग भाई, पासवान से मैं आपकी बात फिर होती कह है? रहा हूँ, आप परेशान मत होइए रविंद्र जी, आप परेशान मत होइए। आपके सहयोगी क्या परेशान हो बयान रहे हैं, दिया, चिराग आज क्या पासवान? बयान है, आपने आज का बयान नहीं देखा, इसलिए आप पुराने जो बयानों को आप ले रहे हैं, पुराने बयान पर मत जाइए। आज क्या बयान है जाकर आप देख लीजिए। इसलिए वो सब चिंता छोड़ दीजिए, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। हम लोग मिलकर लड़ेंगे चुनाव और कोई भी दूरी नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है और मिलकर अगला चुनाव लड़ेंगे। आप 10 दिन के बाद देख लीजिएगा। हाँ, हाँ। तब मैं आपको फोन करके मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको तब आपको मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ जो है। सीटों का तालमेल आराम से हो जाएगा ना? जी, एकदम आराम से। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार आप 150 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो 150 सीटों पर तो आप नहीं लड़ेंगे। आपने यहां पर बलिदान दिया, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी जीती हुई सीट दे दी। अब फिर से 150 की स्थिति में आप बीजेपी नहीं लग रही, तो बीजेपी क्यों लगातार ये नुकसान झेल रही है? क्योंकि आप ही के पार्टी का एक धड़ा ये कहता है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग जेडीयू की छत्र छाया में ही रहना चाहते हैं और हम नंबर 2 पर ही बने रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कैसे आप आगे बढ़कर आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री बने और फिर आपने बड़े भाई की भूमिका निभाई। क्या बीजेपी के लिए वो समय आएगा? कहाँ बने मुख्यमंत्री? अभी तो बेचारे देवेंद्र फडणवीस कहाँ मुख्यमंत्री है, अभी तो नहीं पहले बन बने पाए। थे ना। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, एक जैसा यहाँ कोई धड़ा नहीं है। और जब अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया 3 महीने पूर्व, और एक बार नहीं 3 बार ऐलान कर दिया, और नड्डा जी ने आधे दर्जन बार ऐलान कर दिया, और अमित शाह जी ने अगर कोई घोषणा की होगी तो बिना प्रधानमंत्री के, बिना परामर्श के उन्होंने घोषणा नहीं की होगी। तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये सब कौन कितने सीट पर लड़ेगा, बैठेंगे मिलकर सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। और ये कोई सार्वजनिक घोषणा करने का विषय नहीं रहता कितनी सीट पर लड़ेंगे। जब सारी चीजों पर तालमेल हो जाएगा तो बीजेपी, जेडीयू, लोजपा के नेता एक साथ बैठकर और मीडिया को पूरी जानकारी दे देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी की बात आपने की सर, मैं पहले भी पूछा था, सवाल छूट गया था। आपने हम की बात नहीं की, जीतन राम मांझी जी की। वो तो पटना की सड़कों में पोस्टर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, आपका चेहरा है, उनकी खुद की तस्वीर है और प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर है। जरा बताइए, जीतन राम मांझी महागठबंधन में तो है नहीं, कहां पर है वो? वो है एनडीए में है। अच्छा, आपसे नाम मिस हो गया आपको था। क्यों गलतफहमी कैसे हो रही है वो कि एनडीए नहीं, में आपसे नहीं नाम मिस हो गया ना, आपने लोजपा, जेडीयू और बीजेपी की बात की, तो नाम एनडीए में सुना है है, वो, बहुत मतलब सारे- एनडीए। अरे भाई, अरे ठीक है, 3 बड़े दल अभी थे, अभी आए। नहीं, ठीक है, मैं सुधार कर लेता हूँ, मैं आपके भाई सुधार कर लेता हूँ। नहीं, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सब एक साथ। एक चीज और सर, ये बताइए कि सुशील मोदी जी 3 बार से उप मुख्यमंत्री हैं। हम तो और ये कहें कि प्रदेश की बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री आए और सुशील मोदी जी भी मुख्यमंत्री बने? देखिए, इस समय तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है। अभी चुनाव 2020 का हो रहा है, 2030 का चुनाव नहीं हो रहा है। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता होंगे और कल बहुमत मिलने पर एनडीए को वो मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराष्ट्र में संजय राउत ने यह कहा कि बिहार चुनाव है, इसलिए इस मुद्दे को बिहार सरकार उठा रही है। आप ये बताइए मुझे कि सर, पिछले दिनों आप ही की एक इकाई में, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, आप ही की संघ की वो इकाई है या बीजेपी की इकाई है, उसकी तरफ से एक पैम्फलेट बांटा गया जिसमें सुशांत सिंह का चेहरा था और कहा था कि ना भूले हैं ना भूलेंगे। तो सर, ये राजनीतिकरण नहीं है तो फिर क्या है? क्या आप ये वादा करते हैं, जो आरोप लगाए गए कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चुनाव में नहीं उठाएगा, भावनात्मक मुद्दा के तौर पर इसको नहीं छुआ जाएगा, क्या बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में नहीं उठाएगी? क्योंकि सवाल यह भी तब उठेगी देवेंद्र फडणवीस को जब यहां चुनाव प्रभारी बनाया गया। देखिए, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है विकास, दूसरी प्राथमिकता है विकास और तीसरी प्राथमिकता भी विकास है।
हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं है, भाषण का मुद्दा जरूर होगा। और कोई इस आधार पर कोई वोट नहीं करता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर कोई बीजेपी को वोट दे कि आरजेडी को वोट दे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भाषण का मुद्दा ये जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, जी बिहार झारखंड की ईवी विमर्श में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील कुमार मोदी साफ तौर पर कहते हुए 3/4 से एक बार फिर से जीत कर आएंगे और एनडीए का कुनबा बड़ा हो चुका है, उसमें अब एलजेपी भी है, बीजेपी तो है ही, जेडीयू तो है ही, और साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से जीतन राम मांझी भी आ चुके हैं और बहुत जल्द सीट शेयरिंग का मसला भी 10 दिनों के अंदर वो सुलझा लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। ईवी विमर्श पर यह चर्चा लगातार जारी है। एक और शख्सियत को जोड़ेंगे अपने साथ, अब बने रहिए हमारे साथ।